हेलो दोस्तों। आज हम सब लोग स्टडी करने जा रहे हैं अभी राजस्थान ज्योग्राफी को। सबसे पहली बात तो हम सभी को यह आवश्यक है कि ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी का मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं हमारी पृथ्वी। एक्चुअली आप लोग आज तक ये इस भ्रांति में जी रहे हैं कि पृथ्वी ऐसी है। अब आप ये सोचो, अगर धरती ऐसी है, मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो क्यों ना मैं फिसल जाता। इंसान कौन रहता अगर धरती ऐसी होती तो। इसलिए ये बिल्कुल भ्रांति है कि पृथ्वी का आकार ऐसा है। पृथ्वी का हमेशा आकार था इस तरीके से। पृथ्वी है हमारी, तो कई जगह पृथ्वी नीची है, कई जगह पृथ्वी ऊंची है। एक एक चीज। अब आप ये देखिए कि जैसे ये महासागर है, तो हो सकता है इसमें महासागर भरे हो, इसमें सागर भरे हो, इसमें जमीन हो। तो इस तरीके से इस पूरे भाग पर हम लोग रहते हैं। यहां पर क्या है, इसके अंदर की जो साइंस है, इसके अंदर की जो पृथ्वी है, इसकी अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। पृथ्वी के अंदर की स्टडी को हमारे द्वारा कहा जाएगा जियोलॉजी, और पृथ्वी के बाहर के हिस्से की स्टडी को हम कहेंगे ज्योग्राफी। क्लियर? तो अब आप एक एक चीज देखिए कि पृथ्वी, अब हम समय को ये समझ में आ गया हम लोग गोल क्यों लेते हैं, क्योंकि एक चीज होती है एवरेज। अगर कोई चीज ऊपर ज्यादा है फिर दूसरी चीज नीचे है, तो इस चीज को हम समानांतर एक स्टडी के लिए अर्थ को कैसे लेते हैं, एवरेज, गोल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एवरेज अंडाकार या इस रूप में गोल गोल है, हमारी पूरी अर्थ गोल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थ के अंदर राजस्थान की। तो सबसे पहली बात, ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान की और भारत की। सबसे पहले कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, भारत का निर्माण कैसे हुआ, इन सभी चीजों पे हम आएंगे। वो सब हम स्टडी करेंगे राजस्थान की फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, अब हम एक एक चीज को स्टडी करते हैं। हम आते हैं हमारे राजस्थान पर। सबसे पहले आज मैं आपको राजस्थान की कुछ बेसिक जानकारियां देना चाहूंगा। हो सकता है मेरी कोशिश ये कि आप एक घंटे में यहां से ज्यादा जितना मैं आपको दे सकूं उतना मैं देकर जाऊं। सबसे पहले हम राजस्थान के मैप को याद करने का तरीका देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि टीचर्स वगैरह भी बच्चों से बोलते हैं कि आप जो भी मैप पढ़ रहे हैं तो इनको बार बार लिखो, बार बार भरो, उससे मैप याद हो जाएगा। एक बार में पूरे मैप के 33 जिले आपसे बोलेंगे कि आप याद करो, आप याद कर लोगे, 5 दिन याद रहेंगे, आप फिर से भूल जाएंगे। तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि हम इनको कैसे याद रखें, कैसे हमें इनको पढ़ते पढ़ते राजस्थान की भी पूरी समझ आ जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य से मैं आपके सामने इन चीजों को रखने जा रहा हूं। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखिए कि राजस्थान को हम शुरू करेंगे राजस्थान के टॉप से। ये दो जिले हमारे गंगानगर, हनुमानगढ़। ये राजस्थान के शिखर पे जो स्थित है, सबसे ऊपर जो जिले हैं, उत्तरतम जिले वो कौन सा है, गंगानगर, हनुमानगढ़। इनको हम बोलते हैं घग्गर का पार्ट। पार्ट ये एक, या इसको कई बार बोलते हैं नाली क्षेत्र। नाली क्या होती है, एक्चुअली आप लोग ये समझिए कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में पहले, जिसको हम वर्तमान में घग्गर नदी बोलते हैं, और इसको प्राचीन काल में इसका नाम था सरस्वती नदी। अब ये क्या करती है, ये नदी गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर जमीन के अंदर बहती है। अब हम जैसे जानते हैं कि जो हमारी नालियां वगैरह होती है, तो नालियों का बहाव कैसे होता है, जमीन के अंदर से। ठीक है, नीचे नीचे जमीन के नीचे नाली बहती है। ऐसे ही ये नदी भी ऊपरी रूप से विलीन हो चुकी है। एक्चुअली इसको मृत नदी भी कहा जाता है इसी कारण। तो इसके ऊपर के क्षेत्र में कौन है, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसीलिए इस पार्ट को, इस क्षेत्र को हम बोलते हैं घग्गर का पार्ट या नाली क्षेत्र। घग्गर का पार्ट ऊपर का हो गया। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट है जो हम सभी लोग जानते हैं पूरे राजस्थान में, शेखावाटी। ये बहुत फेमस प्रदेश है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ हम सभी को याद हो चुके हैं। उसके बाद 3 जिले हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तो एक्चुअली आपको इसको तरीके से याद रखना है। मैं जब भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हम 3-3 के ग्रुप में इन चीजों को स्टडी करेंगे। ठीक है, 3-3 के ग्रुप में कैसे स्टडी करना है हमें, कि जैसे ये चूरू है तो इसके साथ 2 जिले लग रहे हैं, कौन कौन, झुंझुनू, सीकर। तो आपको याद रखना है कि झुंझुनू बाउंड्री पे है, फिर इधर सीकर है, इधर चूरू। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, तो ये हो गया हमारा कौन सा, शेखावाटी। तो 2 प्रदेश में आपको बता चुका हूं, घग्गर का मैदान गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में शेखावाटी बेसिन, जिसका हम बोलते हैं चूरू, सीकर और
झुंझुनू। तो ये हो गया हमारा चूरू सीकर झुंझुनू। उसके बाद तीसरी चीज आती है हमारी नागौरी उच्च भूमि। बीच में हमारा नागौर है, तो ये नागौरी उच्च भूमि हमें याद रखनी है, नागौरी उच्च भूमि। इसके बाद इस प्रदेश को बोलते हैं लूनी नदी का। तो यहाँ पर लूनी नदी के जो मैदान है, लूनी नदी के जो भाव क्षेत्र से बना है, लूनी का जो बेसिन जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली, वो कौन सा है? पाली जालोर सिरोही, पाली जालोर और सिरोही। तो आप ये देखिए कि आपको इन सभी को याद रखना है। तो पहले जिले कौन से हुए हमारे? घग्गर का मैदान के गंगानगर हनुमानगढ़। दूसरे कौन से हुए? शेखावाटी चूरू सीकर झुंझुनू। तीसरे कौन से हुए? नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि क्लियर हो गई आप लोगों की। चौथे कौन से हुए? पाली जालोर सिरोही, जो हमारा गोड़बाड़ बेसिन है। तो इन चारों के बारे में मैं आपको ढंग से बता चुका हूं, तो आपको एक्चुअली इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में हम चलेंगे, चलो ये हो गया। तो इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। क्या बोलते हैं इस पूरे पार्ट को? अर्धशुष्क मरुस्थल। देखिए आपको नक्शे के साथ साथ ही यहीं पर भौतिक विभाग भी राजस्थान का लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। इस पूरे पार्ट को हम बोलेंगे अर्धशुष्क मरुस्थल। तो यहां तक पूरा हमारा अर्धशुष्क मरुस्थल की जो सारे जिले हैं वो इस पार्ट में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में एक होता है हमारा शुष्क मरुस्थल, नागौरी उच्च भूमि, पाली जालोर सिरोही, ये पूरा हमें याद हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं अब शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में हमारे कौन कौन से जिले आएंगे अगर हम स्टडी करने पे आए? तो शुष्क मरुस्थल को अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो एक तो गंगानगर, एक चूरू, जो हमने अर्धशुष्क में पढ़ा था, ये दोनों भी शुष्क मरुस्थल के पार्ट है। अब आप पूछेंगे कि सर आपने बताया था कि ये अर्धशुष्क है, फिर ये शुष्क में कैसे आ गया? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिलों की जब सीमाएं बनाई गई थी तो उसमें जमीन को नहीं देखा गया, पृथ्वी को नहीं पता कि यहाँ पर मरुस्थल है तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो ये भारत में मरुस्थल रहेगा, पाकिस्तान में नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जमीन का विभाजन नहीं होता, बाउंड्री का विभाजन होता है। इसलिए मरुस्थल तो हमारा गंगानगर तक भी है, हल्का सा चूरू में भी मरुस्थल का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए गंगानगर में दोनों हो गए कि आधा तो अपना शुष्क मरुस्थल आ गया और आधा क्या आ गया? अर्धशुष्क मरुस्थल। इसीलिए हम गंगानगर को दोनों जगह पढ़ते हैं कि भाई शुष्क मरुस्थल में भी हम इसको पढ़ेंगे, वो अर्धशुष्क मरुस्थल में भी गंगानगर हमारे पार्ट में आएगा। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें तो अगली बात आती है हमारी चूरू की। तो चूरू भी गंगानगर की तरह इसमें आ जाएगा। तो गंगानगर चूरू, ये दो एक्स्ट्रा याद रखना है, जो अर्धशुष्क के जो किस मरुस्थल में है? हमारे शुष्क मरुस्थल में, ठीक है। अब हमें क्या बात करनी है कि बीकानेर आएगा। इसके बाद में अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बीकानेर। तो हमें याद रखना है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। तो ये जो पूरे जिले हैं ये किसमें आ गए? हमारे शुष्क मरुस्थल। तो आप लोगों को आई थिंक ये जिले याद होना चाहिए। ये कैसे याद रखना है कि बीकानेर हमेशा ऊपर, ये राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण जिले हैं जिन चारों की मैं बात कर रहा हूं। आप पूरी जीके पढ़ेंगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पूरी कल्चर पढ़ेंगे, ज्यादातर चीजों में इन चार जिलों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसलिए आपको ये ज्योग्राफी के, विशेषकर ज्योग्राफी के सापेक्ष में आपको बीकानेर और बाड़मेर को बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक एक जिले की। पहला हो गया हमारा बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है। ये भी हमें याद हो चुके हैं अच्छे से। अब हम बात करते हैं, अब हम एक एक की बात करते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया? घग्गर का मैदान कौन सा है? ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों ऊपर का घग्गर का मैदान हो गया। उसके जस्ट नीचे हम लोगों ने पढ़ा था शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन में कौन कौन से जिले थे? आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, चूरू, सीकर और झुंझुनू। तीसरी हमने किस जिले की बात की थी? नागौरी उच्च भूमि, तो नागौर हो गया। चौथा पार्ट हमने किन तीन जिलों का पढ़ा? पाली जालोर और सिरोही, जिसको बोलते थे हम लूनी का बेसिन। क्लियर? तो ये चार पार्ट आपके अर्धशुष्क के क्लियर। शुष्क मरुस्थल में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया? आप लोग याद रख लिए कि गंगानगर और चूरू वो अर्धशुष्क में भी आता है और शुष्क में भी आता है। तो गंगानगर चूरू आ जाएगा अपना वहां से, तो गंगानगर चूरू। उसके साथ हम कौन से डिस्ट्रिक्ट को लेंगे? इधर आता है बीकानेर, इधर आता है जैसलमेर, इधर आता है बाड़मेर, इधर आता है जोधपुर। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट को सम्मिलित रूप से हम इस चीज के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी बात को। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और चूरू हल्का सा, ये पूरा तो हमारे शुष्क मरुस्थल का पार्ट हो गया। और हनुमानगढ़ से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौरी उच्च भूमि और पाली जालोर सिरोही, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये हमारे अर्धशुष्क मरुस्थल का पार्ट है। तो अब आप बोलेंगे कि सर हमें आपने मजाक मजाक में आधे जिले याद करवा दिए, कैसे सर? गंगानगर, हनुमानगढ़, घग्गर का पार्ट, चूरू, सीकर, झुंझुनू, शेखावाटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, नागौर, पाली जालोर सिरोही हमारा हो गया लूनी का बेसिन सर। उसके बाद सर
मरुस्थल के मेन 4 जिले तो हमें पता ही है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और बीकानेर। साथ में जो अर्धशुष्क मरुस्थल के जो 2 जिले गंगानगर, चूरू, उसको भी हम इसी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इत्मीनान से आप आगे देखते जाइए कि आप लोगों को कैसे कैसे सारी चीजें आराम से याद होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इससे अगले स्टेप पर कि अब हमने मरुस्थल देख लिया, ठीक है, अर्धशुष्क और शुष्क। अब पहली चीज तो यह है कि हम एक राजस्थान की महत्वपूर्ण चीज, जिसकी वजह से राजस्थान की पहचान मान लीजिए, राजस्थान के लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है ये, या अभिशाप भी है। अब आप पूछेंगे वरदान क्यों सर और अभिशाप क्यों, तो चलो हम इसको एक स्टडी करके देखते हैं। तो मान लीजिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूं, ठीक है, यह है हमारी अरावली पर्वतमाला जो इस सीक्वेंस में है। तो हम पूछेंगे कि अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में सर महत्वपूर्ण योगदान क्यों है, क्योंकि आप लोग एक चीज समझिए, रेत जो होती है ना, मरुस्थल में क्या है हमारे, रेत। रेत एक ऐसी चीज है जो उड़ती है, कि हवा के साथ उड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। जैसे अपने यहाँ पर कई बार मकान का काम चलता है, रेत वगैरह होती है, हम रेत एक जगह रखते हैं, लेकिन वो खिसट खिसट के हवा के साथ उड़ के दूर तक फैल जाती है। वही डेजर्ट होता है, जो हमारा रेगिस्तान होता है, वो भी समय के साथ रेत को फेंकते फेंकते तो ये भी बढ़ता जाता है, और जहां पर रेत जमा हो गई जिस मिट्टी पर ऊपर, फिर वो धीरे धीरे वो मिट्टी नीचे से बंजर हो जाएगी। इसीलिए अब क्या होता है कि इधर के साइड का पूरा शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल बोला ना मैंने, इसके बगल के जिलों को, ये पूरा पार्ट क्या है एक तरीके से मरुस्थल। आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये मरुस्थल है तो रेत यूं आती। अब ये देखिए आप कि ये अरावली बीच में आ गई, तो अरावली एक तरीके से ढाल बनकर हमारी रक्षा करती है। किस चीज से, डेजर्टिफिकेशन से। डेजर्टिफिकेशन को रोकती है, क्योंकि बीच में पहाड़ आ जाएगा तो रेत इतनी ऊंची तो नहीं उड़ सकती ना, जितनी ऊंची रेत उड़ेगी कि भाई यहां से रेत उड़ी और पहाड़ के भी पार चली गई, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो रेत को ये रोक लेगा, इसीलिए अरावली मरुस्थलीकरण को रोकती है। इसीलिए हमारे लिए क्या हो गई एक तरीके से वरदान। लेकिन अब सर आप बोलेंगे कि आपने वरदान तो बोला, लेकिन हमें यह भी बताइए कि आपने अभिशाप वर्ड भी यूज किया था, कि अभिशाप क्यों है अरावली। अब इस चीज पे हम आते हैं। अरावली अभिशाप इसलिए है कि राजस्थान में आप लोगों को पता हो तो जो मानसून है, जो बादल है, वो किधर से आते हैं, दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से मानसून के बादल आएंगे। ठीक है, अब ये आएंगे सर, अब बादलों की एक खासियत होती है, क्या आप लोगों को पता है बारिश भी कैसे होती है। क्या अपन पूछते हैं पर्वत से कैसे रुकती है, क्या होता है। अगर ये बारिश हो रही है सर, ठीक है, ये बादल आ रहे हैं, ये बादल है, ये इधर से सीक्वेंस है। आपने देखा तो बादल एक नहीं आता, एक बार में पूरा ग्रुप बादल, पूरा ग्रुप आता है इनका। ठीक है, और यहाँ पे बीच में मान लो कोई नुकीला आ गया पर्वत, तो इससे ये टकराया तो इसकी टक्कर लगी इसको, तो ये सब एक दूसरे से टकरा के, और ये बहुत हैवी हो जाते हैं। धीरे धीरे में जब पानी बनता है तो ये बहुत हैवी रहते हैं, और जब जमा हो जाएंगे एक साथ और टकरा के, तो ये टक्कर जब पहुंचेगी तो यहाँ भी टक्कर हुई ना, तो यहाँ तक भी बारिश होगी पूरा। तो ये इससे में बारिश होती है। तो बारिश में किसका योगदान सर, पर्वतों का। बारिश में पर्वतों का योगदान नहीं है, लेकिन बादलों को कहां पर गिराना है, इसमें किसका योगदान है सर, पर्वतों का। अब एक राजस्थान के साथ सबसे बड़ा अभिशाप ये हो गया राजस्थान के लिए, जिसके कारण ये धरती पानी की प्यासी रह गई। क्या, इस प्रश्न में अपन अभी देखेंगे इस चीज को। हुआ क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून आता है हमारा इधर साइड से, और अरावली भी सर इधर ही पड़ गई। अब आप ये बताइए, मैं इधर से आ रहा हूं, अरावली मेरे पैरेलल में, तो मैं अरावली के साइड में होके निकल जाऊंगा। तो यही मानसून करता है, ये अरावली के पैरेलल होके निकल जाता है, और हम लोग बादलों को नीचे से देखते रहते हैं कि बादल आया लेकिन गया, हमारे यहां पर तो कुछ भी नहीं बरसा। तो वही वाली बात होती, इसीलिए हमारे यहाँ का इलाका रह गया सूखा, क्योंकि यहां पर हमें बादलों को बरसने के लिए जगह नहीं मिली। ठीक है, अब ये जो बादल आगे जाएंगे, यहाँ पे आपको पता है कि है हिमालय, तो हिमालय पर्वत पे जब ये बादल जाके टकराएंगे तो उस पूरे इलाके में, हिमालय के इस साइड पूरे इलाके में ये बारिश करते हैं, और इसी के कारण कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, देहरादून, इन साइड बहुत ज्यादा हरियाली पाई जाती है, क्योंकि इस पूरे इलाके में इन पर्वतों के कारण बारिश होती है। आप अनुमान कीजिए कि अरावली हमारी इस डायरेक्शन में है, मानसून भी उसी में। अगर अरावली मेरी यूं होती राजस्थान में, तो पूरी बारिश इधर हो जाती, और ये पूरा हिस्सा आज मसूरी, शिमला से जैसा खूबसूरत होता।
ठीक है, तो इसीलिए अरावली हमारे लिए अभिशाप क्यों है? अरावली हमारे लिए अभिशाप नहीं, अरावली की दिशा हमारे लिए एक अभिशाप का काम करती है, क्योंकि यह मानसून के समानांतर है। तो हम लोगों को इस डिफरेंस को समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में ये बात आई अरावली की। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, धीरे बैठ जाएगा। ठीक है, बात हो गई हमारी अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, अब अरावली में आप पूछेंगे कि पहले सर आप पर्वतमाला वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? सर पर्वत तो हमने सुना है कि हमारे यहाँ पर जो किले होते हैं, फोर्ट होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, तो सर पर्वत एक पर्टिकुलर जगह या शहर में हो सकता है। लेकिन जैसे आप लोग लाइन में खड़े होते हो पंक्ति में, तो हम क्या बोलते हैं उसको? श्रृंखला। ठीक है, प्रेयर में अपन लोग खड़े होते थे 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हम लोग एक सीक्वेंस में खड़े होते थे। तो जैसे एक पर्वत होता है, ऐसे ऐसे पर्वतों का जब ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पर्वत श्रृंखला। तो अरावली एक्चुअली क्या है? एक पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अब पर्वत श्रृंखला है सर, तो कुछ पर्वत होंगे बड़े, कुछ होंगे छोटे, तो इस तरीके से यह अरावली का विस्तार रहता है। ठीक है, तो अरावली का विस्तार अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाए कि कहां से कहां तक है, तो किस डायरेक्शन में है सर? ये डायरेक्शन होती है दक्षिण पश्चिम। सबसे पहले मैं आपको दिशा के लिए एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। एक्चुअली बच्चों को इस चीज में भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। उत्तर दक्षिण सबको याद रहता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, नॉर्थ साउथ सबको याद रहता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि भाई पश्चिम पूरब लोगों को भूल जाते हैं, तो हमेशा एक शब्द याद रखना, पप्पू। बस जब भी पश्चिम पूरब का कंफ्यूजन हो, माइंड में अपनी कॉपी पे लिख लेना पप्पू, इधर साइड का पश्चिम, इधर साइड का पूरब, याद रहेगा। अब ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, तो ये हो गया हमारा दक्षिण पश्चिम। तो जो अरावली है वो किधर से किधर विस्तार हो रही है? दक्षिण पश्चिम से। ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर, उत्तर पूर्व। तो स्टेटमेंट आता है बच्चों एग्जाम में कि अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा की तरफ है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अरावली का विस्तार है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब पूछा जाता है कि चलो ये पूरी अरावली है, जैसे मैं हूं, मुझे मेरे बॉडी को बताना हो तो मैं क्या बोलता हूँ? ये अपर बॉडी पार्ट क्या है? मेरी गर्दन वगैरह, बीच का पार्ट क्या है? मेरा पेट, और लोअर पार्ट क्या है? मेरा पैर। तो वहीं इसी तरीके से हम अरावली को बांटते हैं उत्तरी, मध्य, दक्षिणी। अरावली के हमने कितने पार्ट कर दिए सर? 3। अब इसी अरावली से आप सारे जिले याद करेंगे। देखिए एक एक चीज को हम लोग शांति से करते हैं, आराम आराम से। अरावली के एक एक जिलों को हम स्टडी करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कभी त्रिशूल देखा? त्रिशूल, बच्चे एक्चुअली इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने अरावली को एक तरीके से एक त्रिशूल के रूप में रखा है। अच्छा, पीछे से हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से ये अरावली के जिले। अब आप पूछोगे कैसे सर? तो सर आपसे बोलेंगे कि ये 5 जिले हैं हमारी उत्तरी अरावली। कैसे याद रखना है? ये है सर जयपुर बीच में। ठीक है, इसके इधर क्या है सर? सीकर, फिर ऊपर झुंझुनू। तो ये तो जयपुर हो गया, इसके इधर हो गया सीकर झुंझुनू। तो जयपुर त्रिशूल के 2 कोनों पे, इधर पे आ गया सीकर, इधर पे आ गया झुंझुनू। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू 3 जिले याद सर। 3 जिले आप लोगों को अच्छे से याद होंगे। चौथी चीज देखिए, जयपुर के इधर आ गए दौसा, फिर इधर अलवर। तो जयपुर के साथ कौन कौन से जिले याद हो गए आपको? दौसा और अलवर। तो जयपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। तो जयपुर माना मैंने त्रिशूल के रूप में, मैंने बोला ये सीकर, ये झुंझुनू, ये दौसा, ये अलवर, ये पूरा रक्षा जयपुर का। तो ये आपको 5 जिले एक साथ उत्तरी अरावली के याद होंगे। एक्चुअली इन जिलों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, क्योंकि जो लोग नक्शा पढ़ते हैं तो एक्चुअली इन जिलों को पढ़कर छोड़ देते हैं और उन्हें इस नक्शे का प्रारूप याद नहीं रहता। तो इन 5 जिलों को आपको याद रखना है, और यही जिले आपको भौतिक विभाजन में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये किसके जिले हैं? उत्तरी अरावली। किसके जिले हैं ये 5 जिले? उत्तरी अरावली के जिले हैं। क्या क्या? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। तो बोलिए आप लोग, जयपुर बीच में, बगल में सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। 5 जिले आप लोगों को अच्छे से कंठस्थ। उसके बाद में मैं मध्य अरावली की बात करता हूं, तो मध्य अरावली में इकलौता जिला पड़ता है अजमेर और हल्का सा राजसमंद।
ठीक है, वही बात आएगी फिर से कि सर जमीन को नहीं पता, विभाजन कैसे करना। ठीक है, तो हल्का सा राजसमंद आएगा, बाकी मेनली हम मध्य अरावली कहां पर मानते हैं, अजमेर में। हालांकि अरावली का अब अजमेर में अपभ्रंश चालू हो चुका है। लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे पर्वत वगैरह थे छोटे, इस जगह अरावली की हाइट बीच में थोड़ी कम थी, तो वहां पे उनको काट काट के रहना शुरू कर दिया। लेकिन ये चीज हमारे लिए समय के बाद घातक हो सकती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि अरावली का अपने राजस्थान में योगदान क्यों है। तो इसके लिए हम बात करते हैं, ये अरावली का मध्य जिला हो गया अजमेर, और दक्षिणी अरावली के जिले कौन कौन से हैं हमारे, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। ठीक है, तो ये त्रिशूल के पीछे का हिस्सा हो गया, तीनों राजसमंद, उदयपुर, सिरोही। ये अजमेर हो गया। ठीक है, तो उत्तरी अरावली, अब आप लोग अरावली के जिले मुझे बताएंगे डायरेक्टली। अरावली में राजस्थान बोर्ड के अनुसार कितने जिले आ रहे हैं हमारे, 9। आरबीएससी की जो बुक्स है उनके अनुसार अरावली में कितने जिले बताए गए, याद रखना 9। तो एग्जाम पर्पज से आपको क्या याद रखना है कि अरावली में कितने जिले आएंगे, 9 जिले। ठीक है, अब कैसे याद रखना है सर, उत्तरी अरावली का मैंने आपको बताया सर, बीच का जिला कौन सा है, जयपुर। इधर का जिला कौन सा है सर, सीकर, झुंझुनू। जयपुर, सीकर, झुंझुनू। इधर याद रखना है सर दौसा, इधर अलवर। तो जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। मध्य अरावली के जिलों की अगर मैंने बात करूं आपसे, तो मध्य अरावली के जिले आपको कैसे याद रखने हैं सर, कि मध्य अरावली में हमारा कौन सा है, अजमेर। मध्य अरावली अजमेर याद हो गया। दक्षिणी अरावली में कौन सा, राजसमंद, फिर जस्ट इधर उदयपुर, सीकर। राजसमंद, उदयपुर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर, सीकर। तो आप लोग मेरे साथ बोलेंगे एक बार कि अरावली के सारे डिस्ट्रिक्ट को हम एक साथ देखेंगे, तो आप लोग बोलिए मेरे साथ, उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में हमने क्या पढ़ा कि बीच में सर जयपुर, इधर पढ़ा सर सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। मध्य अरावली में पढ़ा सर हमने अजमेर। दक्षिणी अरावली में हमने क्या पढ़ा सर, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। ठीक है, तो ये तीनों आप लोगों के क्लियर हो गए। तो अरावली पर्वतमाला आपकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद में सर चौथा पार्ट आता है हमारा भौतिक विभाजन में। तो ये पूरा एक तो ये पार्ट माना जाएगा मरुस्थल का पूरा, जिसमें शुष्क और अर्धशुष्क होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, राजस्थान के भौतिक विभाजन को 4 पार्ट में मेनली बांटा है। पहला पार्ट है हमारा मरुस्थल, दूसरा पार्ट है हमारा अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला हम लोग अच्छे से आप लोगों को मैं करा चुका हूं। ठीक है, तीसरी चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैदान। और सर चौथी चीज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाड़ौती के पठार, मतलब पठारी भाग। अब अभी तो आप लोगों को आई थिंक ये भी नहीं पता होगा कि पर्वत और पठार में अंतर क्या है। चलो इसको भी आगे देखेंगे। अब हम तीसरी चीज की बात करते हैं सर, अरावली के बाद मैदान की। अरावली आप लोगों की क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आपको भौतिक विभाजन पूरा पढ़ाऊंगा। ये केवल राजस्थान का इंट्रो है कि आपको एक तरीके से जिलों का नक्शा याद हो। उसके बाद हम अरावली के बारे में भी और फुल डिटेल से इन सारी चीजों को एक एक करके देखेंगे। ठीक है सर, उसके बाद हम बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला हमारी अभी हो चुकी है कंप्लीट। अरावली के बाद में बात करेंगे सर हम मैदानों की। तो पहली चीज सर, मैदान का फॉर्मेशन कैसे हुआ। कई लोग मैदान समझ के ये मान लेते हैं कि मैदान वही है जहां पर खेती हो रही है। मैदान का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैदान का मतलब है कि जहां पर जमीन एकदम प्लेन हो, एकदम सपाट हो। तो जिस हिस्से पर जमीन एकदम प्लेन और सपाट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैदान। कि वहां पर बीच बीच में कोई पर्वत, कोई ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। अब हम देखिए कि मैदानों को कैसे कैसे देखना है। मैदान के थ्रू हम राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट को कैसे कवर करेंगे, इसकी मैं आप लोगों को एक एक मैदान बताता हुआ चलता हूं। हम लोगों ने मरुस्थल कर लिया, अरावली कर ली, तीसरा पार्ट चल रहा है हमारा राजस्थान के लिए मैदान। अब मैदान को आप लोग समझना बारीकी से कि मैदान पहली चीज तो कैसे बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि नदियां आती है अपने यहाँ पर, ज्यादातर कई नदियां आती है हिमालय साइड से, फिर इधर हल्की सी अरावली से। अब हिमालय की में आपको कभी कभी प्रश्न उठाया आपके मन में एक, क्या कि जो नदियां गंदी कैसे होती है, हमारे यहाँ की नदियों में ही इतनी ज्यादा गंदगी क्यों है, जबकि फॉरेन की नदियां जो हम बोलते हैं कि यार ये नदियां इतनी साफ है, इसका रीजन क्या है। दक्षिणी भारत की नदियां भी उत्तरी भारत की अपेक्षा साफ है, इसका रीजन क्या है। एक्चुअली हिमालय का जो फॉर्मेशन है, हिमालय एक बहुत पुराना पर्वत नहीं है। हिमालय है हमारा एक नया पर्वत जो अभी अभी फॉर्म हुआ है। अभी अभी ज्योग्राफी के अभी अभी का मतलब है कि करोड़ साल पहले। अब ये लगभग 11 करोड़ साल पहले टेथिस सागर के उसकी वजह से हिमालय की उस समय फॉर्मेशन हुआ था। पर ये हिमालय अभी भी बन रहा है, इसकी जमीन आज भी कठोर नहीं हुई। तो जब भी इस पे से पानी पड़ता है, तो आपने कभी गीली माटी देखी है, गीली माटी पे आप पानी डालोगे तो वो माटी बहेगी। तो वैसे ही हिमालय से जब नदियां निकलती है तो वो मिट्टी को अपने साथ
लेकर आती है। और जब मिट्टी को अपने साथ लेंगी तो जो भी नदियों के बीच में जो भी चीजें पड़ती है, और नदियां उनको जब अपने साथ लेती है तो नदियों को कभी आप एक बाल्टी में पानी लीजिए, उसमें मिट्टी मिलाइए, एक साथ उसको ऐसे ढोलिए, अब आप देखेंगे कि वो पानी तो एक साइड रह गया और बीच में जो मिट्टी है उसको पूरा पानी ने एक साथ फेंक दिया। तो उन्हीं मिट्टियों की फॉर्मेशन से, उन्हीं नदियों के रास्ते में जो भी चीज आई उसे नदियों ने क्या कर दिया, सपाट। तो यही चीज ने किस चीज का फॉर्मेशन किया, मैदान में। हालांकि मैदान का अधिकतर भाग कृषि के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को मैदान मेरे अनुसार पूरा तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब मैदान की अगर मैं बात करूं तो मैदान बनते हैं नदियों से। मैदान किससे, मैदान का फॉर्मेशन किससे होता है, नदियों से। तो सबसे पहले मैदान हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी का मैदान। अब आप पूछेंगे सर ये बाणगंगा नदी कौन सी है। अज्ञातवास के समय जब अर्जुन, आपको पता है तो पांडव वगैरह इधर साइड भी आए थे राजस्थान में, ठीक है। तो अर्जुन ने जब धरती से बाण निकाल के गंगा को अवतरित किया था, अर्जुन ने यहां पर अपने बाण से धरती माता को राजस्थान में बुलाया था। उसे किसी चीज के लिए आवश्यकता पड़ी कि उसे गंगा जल की आवश्यकता थी और वहां पर वो चीज प्रोवाइड नहीं हो पा रही थी, इसके लिए उसने अपने हाथों से धरती पे बाण मारा और वहीं से गंगा स्फुटित हुई। और वो कहां पे हुई थी, बेराट की पहाड़ी जयपुर साइड, ठीक है। तो ये जयपुर में अपने कौन सी नदी निकली, बाणगंगा नदी। और उसी बाणगंगा नदी से जिस मैदान का फॉर्मेशन जयपुर में हुआ वो कौन सा था, बाणगंगा का मैदान। अब इसको कैसे याद रखना है सर, आप लोग एक एक चीज समझिएगा ध्यान से। इसको कैसे याद रखना है, इन तीनों को, जे डी बी। तो मैं बाणगंगा के मैदान को आप लोगों को कैसे बताऊंगा, बाणगंगा के मैदान का क्या है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा, भरतपुर, जे डी बी, जे डी बी। तो जयपुर, दौसा, भरतपुर आप लोगों को अच्छे से याद हो गया। तो पहला मैदान हमारा क्लियर हो चुका है। तीसरा मैदान कौन सा है सर, चंबल नदी। आपको पता है चंबल का भाव बहुत तेज है सर, और इसी वजह से चंबल सबसे ज्यादा अवनाली का अपर्दन करती है, क्योंकि पीली मिट्टी जलोढ़ मृदा इसके संपर्क में ज्यादा आती है तो छोटे छोटे टीले से बना देती है, पानी को बहुत तेजी से काटती है। तो जिससे में कट गया उधर से कट गया, जो टीला रह गया वो रह गया, तो इधर के पानी को तो बहा के ले जाएगी। इसी वजह से छोटे छोटे टीलों का फॉर्मेशन हो चुका है, जिनको हम बोलते हैं भीड़ क्षेत्र या डांग, ठीक है। तो चंबल के कारण क्या बने, डांग प्रदेश। और उन्हीं भीड़ों में जो हमारे क्या छुपे होते हैं, डाकू वगैरह। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो डाकुओं पर आधारित फिल्म है वो चंबल में ही शूट होती है, और चंबल में ये डकैतों को छुपने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती थी पुलिस से। इसलिए सारे जो आपराधिक कृत्य है वो इसी चंबल नदी के किनारे होते हैं, ठीक है। तो अब चंबल नदी के मैदानों की अगर मैं बात करूं, चंबल की अगर मैं बात करूं तो चंबल का मैदान कौन सा है हमारा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का। तो चंबल का मैदान कौन सा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। बाणगंगा का मैदान क्लियर, चंबल का मैदान आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर तो हो गया चंबल का मैदान। और जयपुर, दौसा और भरतपुर कौन सी नदी का मैदान है, बाणगंगा का। तो बाणगंगा नदी और चंबल नदी की बात आपके अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पहले अब आप बोलेंगे सर चंबल नदी को, चंबल मतलब चर्मण्यवती कहा जाता था एक्चुअली इसको। इसके किनारे जो भी लोग रहते थे वो करते थे चमड़े का व्यापार ज्यादातर, और उस चमड़े के व्यापार के कारण जो भी खाल वगैरह, जो भी गंदगी थी, वो खून वगैरह इस नदी में बहा देते थे। इसी कारण ये रक्त वगैरह था इसमें, इसलिए इसको बोला था चर्मण्यवती। पहले क्या बोलते थे इसको, चर्मण्यवती, और उसी से इसका नाम चंबल नदी पड़ा। तो यहां से चंबल नदी हमारी क्लियर हो गई कि चंबल नदी से जो मैदान बना वो है कौन सा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जयपुर, दौसा, भरतपुर मैंने बाणगंगा नदी का बता दिया। मैदान का फॉर्मेशन में आप लोगों को बता चुका हूं कि मैदान का फॉर्मेशन नदियों से ही कैसे होता है, क्योंकि नदियां अपने साथ लाती है माटी, और उस मिट्टी को जब एक जगह ढोलेगी तो धीरे धीरे वो जगह पूर्णतया सपाट हो जाएगी। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये दो नदियों का मैदान हमारा क्लियर हो चुका है। तीसरी मैदान की बात हम करते हैं, वो कौन सी नदी है हमारी, बनास नदी। तो बनास नदी की मैं आप लोगों को, एक्चुअली बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि इन डिस्ट्रिक्ट को याद कैसे रखें। तो आप लोगों को मैं एक साधारण सी छोटी सी एक ट्रिक बताता हूं कि बनास नदी के डिस्ट्रिक्ट, जो बनास नदी के जो मैदान है वो किन किन जिलों में फैले हुए हैं। तो आपको कैसे याद रखना है, एटीएम और आरबीसी। सपोज कीजिए आरसीबी मान लीजिए या आरबीसी मान लीजिए, वही बात है। एटीएम का मतलब होता है अजमेर, टोंक, माधोपुर। तो ये जो अजमेर, टोंक, माधोपुर है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट को एक साथ, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसे मैप में हाईलाइट कर लीजिएगा, अजमेर, टोंक और माधोपुर। तो एटीएम के डिस्ट्रिक्ट ये क्लियर हो गए हमारे, अजमेर, टोंक और माधोपुर। ये किस नदी के, बनास नदी के, ठीक है। एटीएम के साथ कौन सा आएगा, आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा,
चित्तौड़। तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट आपको यहीं से याद करने हैं। कौन कौन से? एटीएम, कि भाई आपको एटीएम से पैसे निकालने पड़ा क्योंकि आपकी आरबीसी कम हो चुकी थी शरीर में, ठीक है। तो वही बात है कि एटीएम और आरबीसी, अजमेर, टोंक, माधोपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। बोलिए एटीएम का मतलब क्या है? अजमेर, टोंक, माधोपुर। आरबीसी का मतलब क्या है? राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो एटीएम और आरबीसी आप लोगों का अच्छे से क्लियर, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अपन लोगों को। उसके बाद में ये बनास नदी के मैदान हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब एक चौथी नदी पड़ती है, कौन सी? माही नदी। माही नदी का भाव क्षेत्र कहां पड़ता है? हमारा बाप, माही का बाप। आप लोग इस इतना याद रखिए कि माही के कौन से क्षेत्र में माही नदी का भाव क्षेत्र है, या माही का मैदान। भाव बहती है माही नदी बांसवाड़ा डूंगरपुर होते हुए यूं निकल जाती है वापस, लेकिन माही नदी का जो मैदान है, जो निक्षेप है उससे माटी का, वो किन जिलों में होगा? इसके कारण बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो आपकी ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया कि माही का मैदान कौन सा है? बाप का, ठीक है। तो ये चीज डन। उसके बाद हम बात करते हैं, माही का मैदान हमारा हो गया। उसके बाद कुछ जिले आपको याद रखना है, उदयपुर हो गया। अब भीलवाड़ा आपने याद कर लिया, ये सारे। अब 4 पार्ट बचे बस, क्या? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस भाग को हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार। अब आप पूछेंगे सर पठार मतलब? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो हमारा समतल होता है, जो प्लेन है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? मैदान। मैदान को आप लोग ऐसे करिए कि इसको वेट लिफ्टर से थोड़ा सा उठा दीजिए। तो मैदान को मैं बीच में से अगर थोड़ा सा हिस्सा उठा दूं तो ऊपर बीच में प्लेन रहेगा, लोग रह भी सकते हैं, तो ऊपर का हिस्सा प्लेन, ये हिस्सा ऐसे, तो इसको बोल देंगे सर हम पठार। कि मैदान के किसी हिस्से को जस्ट ऊपर उठा दिया, ऐसे टेबल है तो टेबल को ऊंचा उठा दिया, तो क्या हो गया? ऊपर का हिस्सा पूरा, तो ये मैदान। तो नीचे तो मैदान हो गया, ऊपर हो गया पठार, ठीक है। ऊपर का हिस्सा क्या है? हमारा पठार। क्लियर? अब उसी पठार को अगर मैं तिकोना कर दूं यूं, तो ये पर्वत, ये पठार, ये मैदान, ठीक है। तो आप लोगों को कैसे याद रखना है? मैदान, पठार, पर्वत, पर्वत, पठार, मैदान। क्लियर? ये चीजें। आप पूछेंगे सर कितना ऊपर उठाएं कि इसको हम पठार बोलेंगे? ऐसे तो मैदान हर जगह पे थोड़ा थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो मैं आपसे बोलूंगा 1000 मीटर से अधिक कोई मैदान या कोई जमीनी भाग ऊपर उठा हुआ है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? पठार। हमारे द्वारा उसको क्या कहा जाएगा? पठार। ये आपके समझ में आ गया? पर्वत कौन से होते हैं? पर्वत होते हैं नुकीले, ठीक है। पठार कौन से होते हैं? कि जिन पे अपन रह भी सके। कि कई बार जैसे कई शहरी, जैसे मधुपुर, करौली, धौलपुर है। करौली, धौलपुर किस पे बसा हुआ है? डांग क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो डांग पे बसा हुआ है, मतलब एक तरीके से पठारी टाइप है। तो ऐसे, तो ये मेन पठार कौन सा है हमारा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये पठार का हिस्सा राजस्थान में कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है। आप लोगों को ये चीज क्लियर हो चुकी है। तो ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब आप लोग देखेंगे, एक बार आपको ये सारी चीजें रिवाइज करा देता हूं हल्की सी। मैंने आपसे शुरू में प्रॉमिस किया था कि हमें 33 के 33 जिले कवर करना है। अब वो किस प्रकार करने हैं मैंने आप लोगों को पूरा बताया। अब आप लोग एक बार उस सारी चीज को मन में रिकॉल कीजिए मेरे साथ कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि अर्धशुष्क मरुस्थल के सर हम जिलों पे आए, तो मैंने आपको बोला है कि हम राजस्थान के टॉप से शुरू करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि ऊपर के 2 जिले थे हमारे, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन से थे सर? गंगानगर, हनुमानगढ़। जस्ट नीचे शेखावाटी मैंने आपको बोला था, चूरू, सीकर, झुंझुनू। 3-5 जिले आपको मैंने याद करा दिए थे। बाद में मैंने बोला था नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद में मैंने बोला था पाली, जालोर, सिरोही, जिसको बोलते हैं लूनी बेसिन। तो ये आपके सारे जिले कवर हो गए थे इससे। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि गंगानगर और चूरू ऐसा है जो अर्ध शुष्क से शुष्क में भी आएगा, तो ये दोनों में आते हैं। तो हमने शुष्क मरुस्थल पढ़ते समय किन जिलों को कवर किया था? गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर। इन जिलों के लिए मैंने आपको बोला था कि ये किसके जिले हैं? शुष्क मरुस्थल के, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी अरावली पर्वतमाला की। मैंने आप लोगों को बताया था कि अरावली क्यों राजस्थान में इतना महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी सबसे महत्वपूर्ण है। हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन, जब भौतिक विभाग के अगर 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 1 से 2 क्वेश्चन के चांस है कि वो किससे आएंगे? आपकी अरावली पर्वतमाला से, ठीक है। अरावली के जिले मैंने आपको बताया कि ऊपर के जिले आपको त्रिशूल के फॉर्म में याद रखना है। ये त्रिशूल के ये चीज है, तो ये हिस्सा दौसा, ये अलवर, ये झुंझुनू, ये सिक्कर, ये जयपुर। मैं आप लोगों को अच्छे से रटा चुका हूं। बीच का हिस्सा हमारा अजमेर, फिर नीचे राजसमंद, सिरोही और उदयपुर। अरावली के 9 जिले मैंने आपको करा दिए। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि एक एक नदियों से जो बनता है चौथा भाग हमारा मैदान। क्या बनता है? मैदान। मैदान की मैंने बोला कि जयपुर, दौसा, भरतपुर, जेडीवी जो मैंने याद कराया आपको, वो किसका था? बाणगंगा का। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ये डांग क्षेत्र जिसको बोलते हैं, ये सभी बच्चों को पहले ही पता रहता है कि ये किसका मैदान है? चंबल का।
उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ अपना हाड़ौती प्रदेश अलग है। उसके बाद में बाप किसका है, माही का मैदान है। एटीएम आरबीसी हमारा किसका था, बनास का मैदान, और ये हाड़ौती प्रदेश है। ये गया कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो ये पठार हो गया। तो आई थिंक आपको बेसिक रूप में राजस्थान की पूरी एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि किस प्रकार राजस्थान को बांटा गया है, किस प्रकार राजस्थान को भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है, पर्वत का मतलब क्या है, पठार का मतलब क्या है, अरावली क्यों जरूरी है, मरुस्थल कैसे निर्माण हुआ, मैदान का निर्माण कैसा हुआ, मैं आपको सम्मिलित रूप में सारी चीजें बता चुका हूं। अब इसी के एक छोटे से पार्ट को हम थोड़े सा और देखते हैं। मैंने आप लोगों को जब अरावली पढ़ाया तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अरावली की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, कि अरावली मानसून के पैरेलल है। हमारे यहाँ पर बारिश ना होने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला टेढ़ी है, और जब बादल आते हैं तो इसके सामने साथ 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 निकल जाते हैं, और जब हिमालय के आसपास वो पहुंचते तो वहीं टकरा के बरसते हैं। आज अगर हिमालय वहां नहीं होके अरावली हमारी टेढ़ी हो जाती तो यही हिस्सा हमारा टूरिस्ट प्लेस हो जाता। ठीक है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, आपको कहीं और भागना नहीं पड़ता, यही जगह आपके लिए घूमने लायक बन जाती। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मरुस्थल के जो क्वेश्चंस, मानसून के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता है तो चल ही गया कि मानसून किधर से प्रवेश करता है, दक्षिण पश्चिम से। अब दक्षिण पश्चिम से कर रहा है तो दक्षिण पश्चिमी जिला राजस्थान का सबसे ज्यादा पड़ता है ये डूंगरपुर, फिर इधर बांसवाड़ा। तो सबसे पहले बारिश कहां पे होती है, डूंगरपुर में। क्लियर, सबसे पहले बारिश हमारी कहां पे होगी, डूंगरपुर में। ठीक है, यह आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे बारिश की शुरुआत किस जिले से होती है, डूंगरपुर से। ठीक है, उसके अलावा कि सबसे पहले बारिश तो डूंगरपुर से हुई, लेकिन एक प्रश्न उठता है सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है, वो आपको याद रखना है, झालावाड़। कौन सा जिला, झालावाड़। सबसे ज्यादा बारिश होगी झालावाड़ में, सबसे पहले बारिश होगी डूंगरपुर में। ठीक है, और राजस्थान में पहले बारिश किसके कारण होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। एक प्रश्न है कि राजस्थान में पहले बारिश किसके कारण होगी, और दूसरा प्रश्न क्या बनता है, राजस्थान में मैक्सिमम बारिश किसके कारण होगी। ठीक है, इसके बारे में आपको एक मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं। ठीक है, भारत ही इसी में बना देता हूं मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा। ये अगर अपना इंडिया है, ठीक है, अब होता क्या है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून इधर से आया, इसकी दो शाखाएं बढ़ती है, एक ये, तो इस हिस्से में अपना राजस्थान पड़ता है इंडिया के, एक इधर से पड़ती है, तो यहां से ये चला जाता है। तो राजस्थान की जो दक्षिण पश्चिमी हिस्से से जो बारिश आई, जो मानसून के जो बादल आए, वो बादल अरावली के पैरेलल पैरेलल चले जाएंगे, और यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश करके, बिल्कुल भी नहीं ना के बराबर, थोड़ी बस पहले बारिश यहाँ से हो जाती है, फिर इधर। लेकिन होता क्या है कि यही मानसून की दूसरी शाखा इधर जाती है, किधर, इंडिया के इस पार्ट में, और इधर यहाँ पर है अराकाम योमा पर्वत श्रेणी म्यांमार में। तो इससे ये बादल टकराते हैं और ये इधर मुड़ जाते हैं पूरा मानसून, तो ये मुड़ के इस हिस्से में आता है हिमालय की साइड, तो हिमालय के पैरेलल पैरेलल फिर इससे में पूरे उत्तर के विशाल मैदान में जो मैक्सिमम बारिश होती है वो मानसून की किस शाखा के कारण होती है। मानसून की दो शाखाएं हैं हमारे यहाँ पर, एक तो कौन सी, अरब सागर वाली, और एक बंगाल की खाड़ी वाली। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के कारण राजस्थान में मैक्सिमम बारिश होती है। ठीक है, यह आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। पहले बारिश किसके कारण होगी, अरब सागर वाली शाखा के कारण, और मैक्सिमम बारिश किसके कारण होगी राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा के कारण। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। बारिश से रिलेटेड मैंने सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए, और अब आप पूछेंगे सर राजस्थान में कितनी मैक्सिमम बारिश होती है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा 57 सेंटीमीटर। कितनी, 57 सेंटीमीटर राजस्थान में जो एवरेज रेनफॉल है पूरे साल की। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखनी है बारिश के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीज हमारा कवर हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको पूरा जब भौतिक विभाग कराऊंगा एक एक स्टेप बाय स्टेप, तब हम इनको चीजों को देखेंगे। आज हमारा चीज था बेसिक्स। ठीक।